जब आरसीएम बंद हुई, जून में शादी और जुलाई में आरसीएम बंद हुई, सारे लोग घर वाले ताने मारने लगे कि आरसीएम वाला से शादी किया था, आज आरसीएम कहाँ गया। मेरी सास ने गर्दन पकड़ी थी और कसम खिलाई थी कि खाओ कसम अपने बच्चों की, मेरी अनाज आज तुम खाओगे। उस दिन मुझे बहुत डर की स्थिति को देखते हुए स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, जो आज इनको एमराल्ड जैसा पिन नहीं है, शाहरुबी जैसा पिन होता। सभी को एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिए, बोलने का मौका दिए। बहुत आज हम भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हूँ जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हमको बोलने का मौका मिला। ये प्लेटफॉर्म पर जो सर ने हम लोग का मौका दिया है, सभी लोग सोचते हैं अपने दिल की बात कहाँ रखूं, अपनी दिल की बात कोई रख नहीं पाते हैं, घर के दायरे में बंधे हुए रहते हैं। लेकिन ये बीसी सर, माननीय बीसी सर को एक सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगी। वो हम लोग का ऐसा प्लेटफॉर्म दिए जो हम अपने दिल की बात को वहां तक रख सकते हैं, अपनी बहनों से बात करके अपनी मन को हल्का कर सकते हैं। यस। और टीसी सर जो एक अभियान के माध्यम से हम लोग को जिंदगी बदलने की एक जरिया दिए, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और सभी लोग खुश हैं। मानूंगी कि टीसी सर के लिए भी एक जोरदार और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के दम आत्म पिता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ, वाइफ ऑफ SK सूरज, जो आज यहाँ पे नहीं है। वो काम के माध्यम से अलग जगह टूर पे चले गए हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे हमें बोलकर गए हैं क्या तुम्हें यहाँ काम करना है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं ली और उन्हें समय से उन्हें भेजा और मैं समय से यहाँ इंटर हुई। इस प्लेटफॉर्म पर आने का जो मेन मकसद था वो हमारी स्टोरी है। स्टोरी को लाने के लिए जो इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो कल्याणी मैम को जाता है। मैं चाहूंगी कल्याणी मैम के लिए जो माँ के समान हम लोग को गाइड करती हैं, कल्याणी मैम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। इमामगंज के धरती पर वो आए थे, उनसे मैंने पैर छुई थी। पैर छूने के उपरांत वो पैर छूने नहीं दिया, वो हृदय से लगाए। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ये माँ के समान है, तो मैं उसे माँ का दर्जा देती हूँ। तो ये बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसे माँ का मुझे भेंट हुई है। आगे बढ़ते हैं। जो ये सिस्टम में, जो आरसीएम सिस्टम में हमारी जिंदगी को बदलाव किया, वो सिस्टम को देने वाले आदरणीय ग्रेट अप्लायंस अच्छे पर्सनालिटी माननीय उदय सर के लिए मैं चाहूंगी एक जबरदस्त तालियां, जिन्होंने मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दिए। आज उनके माध्यम से मैं इस सिस्टम को सीख रही हूँ, जी रही हूँ, और हस्बैंड को फुल टाइम और मैं खुद बच्चे को घर को संभालते हुए पार्ट टाइम कर रही हूँ। अभी वर्तमान में मैं स्वास्थ्य कार्य करता हूँ, उसको करते हुए मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ। अपनी जर्नी से शुरुआत करते हैं। मेरी जर्नी कैसे चली, कहाँ से शुरुआत हुई, आरसीएम से पहले मैं क्या करती थी। मैं आरसीएम से पहले मैं एक साधारण सी लड़की थी, जिसे बहुत गरीबी के घर में पैदा हुए। बहुत गरीबी घर में पैदा हुए मायने ये नहीं रखता है कि बहुत गरीब घर में पैदा हुए, मायने ये रखता है कि गरीबी की हालत में यदि मर जाते तो सबसे बड़ा गुनाह मेरा था। इसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत गरीब घर में तो पैदा हुई। उसके बाद मैंने जब से होश हुआ, मैंने एग्जाम दी, पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद एग्जाम दी। माता पिता हमारे किसान थे, वो उनके साथ भी मैं लगकर काम करती थी। उसके बाद जब मैं एग्जाम दी, उसके बाद घर की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी, जिसको कहा नहीं जा सकता। तो मैंने माता पिता के साथ लेकर के और उसी टाइम 2007 में मेरे पास आरसीएम आया था पार्ट टाइम, जो पहले आवर में आया था, और 2012 में 2011 में बंद हुई थी। उसके पहले पार्ट टाइम 2007 में शुरू हुई थी। उस समय मैं लीडरशिप के मुकाम पर थी और इसी काम को करते करते मैं आरसीएम भी करती थी, और उसके प्लस में मैं घर की स्थिति को देखते हुए स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी,
जो भी वहां से मुझे खर्च मिलता था, वो पैसा मिलता था, उस पैसे को मैं आरसीएम के प्रोडक्ट के ला करके खर्च करती थी और मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे मेरी पढ़ाई स्टॉप हो जाती है और फिर आगे मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और ये आरसीएम जब पार्ट टाइम में मिला था तो मेरी सहेली, ग्रेट सहेली थी, वो आरसीएम दी थी। उसके माध्यम से हम इस आरसीएम को ज्वाइन किए थे। वो सहेली का नाम था रीना कुमारी। मैं चाहूंगी उस सहेली के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आज मुझे कर के दिला दी आरसीएम और वो आज सिस्टम से बाहर है। भले ही ज्वाइन है लेकिन वो सिस्टम से बाहर है। वो आज तक खरीदारी भी नहीं करती है, लेकिन वो सिस्टम में है। बशर्ते खरीदारी नहीं करती है, लेकिन यह सिस्टम उस टाइम उसी के माध्यम से मिला था। वो वो छोड़ दी और मैं इससे ज्वाइन की। ऐसा ही चलता गया। उसके बाद मेरी जो सहेली के अपलाइन थे, वो जस्ट आज हमारे हस्बैंड है, वो मेरी सहेली का ज्वाइनिंग वही करवाए थे। आरसीएम के दरमियान हमारी शादी हुई और मैं भी आरसीएम करती थी, ये भी आरसीएम करते थे। मेरी शादी कहीं और हो रही थी। जब इन्हें पता चला कि इनकी शादी कहीं और हो रही है, इन्होंने मेरे गार्जियन से बोले कि शादी मैं करूंगी, क्योंकि मुझे आरसीएम की जरूरत है और मैं उस टाइम फुल टाइम कर रही थी। स्कूल के अलावा और कोई काम नहीं, बस आरसीएम करते थे और स्कूल जाते थे। तो उस आवर में मेरी शादी यही हुई और इनके मतलब आरसीएम से आरसीएम के ही शादी हुई। तो शादी होने के बाद मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय मेरे घर में क्या चलता था नहीं चलता था, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता गरीबी की हालत क्या होती है। शादी तो हुई, शादी में मुझे कुछ भी नहीं दिया गया मायके से। मायके से कुछ भी नहीं दिया गया तो ससुराल वालों ने पूरा एकदम ये हो गए, जैसे क्या बोला जाता है, जैसे करता ये हो गया, सबका मन मुटाव हो गया कि आरसीएम वाले से इन्होंने शादी की है और इसके ससुराल वाले ने कुछ नहीं दिया। मैं उस दिन कुछ नहीं बोली, मैं बर्दाश्त करते गई। जिस दिन वो घर में आई, घर में आने के बाद भी इस लोग ने उसी तरह से व्यवहार किया जिस तरह से शुरुआत से लोग शुरू कर दिए थे करने के लिए। मैं घर में आई उस दिन, सारे लोग बाहर चले गए थे, मुझे अकेले आंगन में बैठ के दिन काटना पड़ा था। उस आवर में जब मेरे मायके से कुछ भी नहीं मिला था, इन लोग ने ऐसा व्यवहार किए थे। ऐसा दिन चलता गया, चलते चलते फिर मेरी बड़ी वाली बेटी हुई। मेरी बड़ी वाली बेटी जब 1 माह के रही, 1 माह के रही, उस आवर में मुझे बुखार लगना शुरू हो गया। शुरू हुआ तो इनके एक जीजा जी रहते थे, हस्बैंड के जीजा जी उसी घर में थे। उन्होंने सारे लोग के बोल दिया कि इसे भूत भूत है और सब बीमार रहती है। और सारे लोग से हम कह करके थक गए कि चाहे तो मना कीजिए, न तो फिर हम अपने खुद से इसका निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन घर वालों ने और उन्हीं को सपोर्ट किया, हमें कोई सुनने वाला नहीं था। साथ में हस्बैंड भी सुनने वाले नहीं थे। आज उन्हें हम बोलेंगे तो गलती लगेगा, सब लोगों को गलती लगेगा, तो मुझे छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे साथ जो जर्नी बीती उसी को मैं शेयर कर रही हूँ। ये इन्होंने इनको भी बोले कि सारे घर के लोग इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप भी ऐसे कर रहे हैं। शादी का जस्ट तुरंत बाद, जून में शादी हुई थी, आज शादी का 13 साल 4 दिन हुए हैं। शादी का 13 साल 4 दिन हुए हैं। ये भी वैसा ही करते गए और जब आरसीएम बंद हुई, जून में शादी और जुलाई में आरसीएम बंद हुई, सारे लोग ने घर वाले ताने मारने लगे कि आरसीएम वाला से शादी किया था, आज आरसीएम कहाँ गया। उस समय मैं भी चुप रही, बहुत दिन तक चुप रही, बहुत ताने सहते गई। सारे लोग ऐसे बोलते गए, मैं सह रही थी। कहा जाता है ना, जब प्रेशर कुकर में ज्यादा गैस भरती है तो ब्लास्ट करता है। मैं 4 साल बर्दाश्त की। 4 साल बर्दाश्त करने के बाद हादसा हुआ मेरे साथ। मैं मायके जा रही थी, मेरी छोटी सी बच्ची थी, लगभग 3 साल में 1 माह कम रहा था। उस समय मैं अपनी बेटी को लेकर मायके जा रही थी और डोभी का जगह जानते होंगे, उस जगह पर ऑटो से एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होने के बाद मेरी बहुत गंभीर हालत हो गई, सर फट गया। बेटी बच गई, बेटी को केवल चोट लगी। उस आवर में जब बेटी को चोट लगी, सारे लोग अस्पताल ले गए, मेरे मायके वाले को फोन किए, सारे लोग आए, वहां से सब लोग घर ले गए। घर ले जाने के बाद क्या हुआ, हस्बैंड ने उत्तर प्रदेश रह रहे थे,
उत्तर यूपी उस समय केवा कंपनी में काम करते थे, कीवा में काम करते थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश गए हुए थे। उत्तर प्रदेश से वो फोन क्या कह रहे हैं कि यदि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो हम उसको क्या न करेंगे तो वो समझेगी। मेरी बहन से बोले कि मेरी बेटी को यदि कुछ हो गया तो क्या करेंगे वो समझो। मेरी बहन ने बोली यदि वो मर जाएगी तब तो आप खुश रहेंगे। उसके बाद वो फोन काट दिए और उसके बाद आए घर पर। इसके पहले उनके पिताजी ने आए देखने कि क्या हुआ है। मेरी बेटी से मुलाकात हुई, इतना कहें कि चलिए खुशी को देख लिए, मेरा मन खुश हो गया। उसके बाद नाश्ता चाय सारा कुछ हुआ और सारे भाभी मेरी नाश्ता करा रही थी, वो बोली कि अच्छा आप नाश्ता कर लीजिए, उनको दवा दे देते हैं, उसके बाद आप दोनों मिल लीजिएगा। नाश्ता बन ही रहा है, इनके पिताजी वहां से फरार हो गए। सारा लोग खोजने लगे कि इनके पिताजी आए थे मिलने, मिले भी नहीं वो चले गए। मैं कुछ नहीं बोली, परिवार लोग भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना बोले कि आए थे मिलने, वो चले क्यों गए, मिले क्यों नहीं। तो घर में मगजग चल रहा था, इसके वजह से उन लोग को हमरे सामने होने का क्या हो रहा था वो लोग समझे। उसके बाद एक दिन बाद हस्बैंड आए। हस्बैंड को आने के बाद वो कुछ भी नहीं बोले मुझसे, एक वर्ड भी मुझसे नहीं बोले कि हाँ तुम्हें कितना चोट लगा, क्या हुआ ना हुआ। उसके बाद हुआ कि ड्रेसिंग 2 माह तक चला, क्योंकि वो जख्म ज्यादा बढ़ चुका था, पस आने लगा था। 2 महीना ड्रेसिंग हुआ। 2 महीना के दरमियान वो एक वर्ड भी मुझसे नहीं बोले कि क्या तुमको कोई दिक्कत है या नहीं। इस आवर में फिर जब हम ठीक हुई, उसके बाद वो आए मायके लेने कि ले जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोली, सारे लोग बोले कि चली जाओ। हम बोले कि हम चले जाएंगे, लेकिन हमसे घर में चापाकल था। हम बोले हमसे चापाकल नहीं चलेगा क्योंकि मैं चला नहीं पाऊंगी, मेरा ये स्थिति है। तो बोले ठीक है। 2 दिन आए, 2 दिन रहे। 2 अप्रैल 30 मई को आए थे और 2 अप्रैल को एक सिरघाटी में अपना दुकान खोले हुए थे, जनरल स्टोर, वहां लेकर के गए। वहां ले जाने के बाद भी वो हमसे बात नहीं करते थे, बस बच्चे के माध्यम से बात कर लेते थे, वही बहुत काफी था। लेकिन हम अपने आप को जब जब हमें ठोकर लगी, हम अपने आत्मनिर्भर होना शुरू कर दिए कि दुनिया के मोह के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि 3 साल हम मोह के चक्कर में रह करके अपना जिंदगी पूरा बर्बाद कर चुके थे। फिर अपने आप पर काबू पाने लगे कि अब मोह का चक्कर छोड़ेंगे, अपने आप पर निर्भर रहेंगे, चले जैसे चलना वैसे चलते रहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं शुरू से ही मजबूत थी। कोई भी गलत करता था, गलत का साथ देने वाला मैं नहीं थी। आज भी कोई गलत करे, गलत का साथ नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मेरा सिर काट के रख ले, मैं मंजूर है। उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ लेकर के आए हैं। फिर 2 अप्रैल को सिरघाटी ले गए। सिरघाटी हमने 16 17 18 19 30 30 जनवरी 19 को वहां से वापस घर चले आए। क्योंकि जब छोटी वाली बेटी हुई तो वो होने वाली थी, तो वो यहाँ से छोड़ करके हरियर हॉस्पिटल खोले, वहां चले गए और हमसे दुकान नहीं संभालने लगा। और 2017 में मेरी देवर का शादी हुआ और हम और देवर की पत्नी दोनों मिलकर के उस दुकान को हैंडल कर रहे थे। उस वो चले गए, देवर भी रहते थे, हम और वो दोनों हैंडल कर रहे थे। करते जब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, 6 माह की हुई, उस दरमियान हम बोले हमसे कुछ नहीं अब होगा। और मैं स्वस्थ करता थी तो यहाँ भी आना, गांव पर भी आना होता था, वहां भी रहना होता था, आना जाना बहुत मुश्किल पड़ गया था। तो हम बोले कि हमसे ये दुकान अब नहीं संभलेगा, या तो हटा दीजिए या खुद रहिए, हमसे कुछ नहीं होगा। अब वो हरियाणा रहते थे, हॉस्पिटल चलाते थे, बोले कि हम वहां नहीं रह पाएंगे, आप अपना जैसे करना है करो। फिर बोले मैं नहीं रहूंगी, अब आप बंद कर दीजिए। लास्ट में वो दुकान बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद सारे लोग घर पर आ गए। फिर घर पर आने के बाद वैसा ही प्रक्रिया शुरू हो गया जैसे कि पहले था। अब जीना बड़ा मुश्किल पड़ गया। सारे लोग एक साइड, हम एक साइड। लेकिन जब देवर की जो पत्नी थी, आज तक 2017 में शादी हुई है, आज तक हम लोग के बीच में एक भी मतभेद नहीं हुआ है। लेकिन घर वालों ने जिस प्रकार मेरे साथ करना शुरू किए, उसी प्रकार मेरी देवरानी के साथ भी करना शुरू कर दिए। लेकिन हमने उन्हें पहले ही कह चुकी थी कि इस घर का सिलसिला ही ऐसा है, मैं सह लूं, तुम इस बात पर कुछ मत बोलना। लेकिन इन लोग कोई समझने वाला नहीं है।
कुछ भी अपना सिर भी काट के दे दोगी, इन लोग कुछ नहीं समझेंगे। इस दरमियान घर पर आने के बाद 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, इस तरह बीतते गया। और सितंबर माह आते आते सारे लोगों ने खाना पीना सारा कुछ बंद कर दिया। ये हॉस्पिटल में रहते थे, इनको फोन किए कि हम कैसे जिए, एक बच्चा है इसको लेकर हम कैसे जिए, सारे लोग खाना पीना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने खुद हमसे बोले थे कि तुम 1000 भी सही बोलेगी, तुम्हारा बात एक भी नहीं मानेंगे। और मेरी माँ 1000 बार भी झूठ बोलेगी, उसका बात 100% मानेंगे। उस दिन और बड़ा कफन बांध लिए थे कि जी करके दिखाएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन समय बीतता गया, इसी तरह सारे लोग करते रह गए। उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुआ और सोचे अब ऐसे नहीं लोग सुनेंगे। फिर हमने एक मशीन खरीदी, मशीन के जरिए अपना सिलाई की, सिलाई करती थी। जो भी उससे पैसा आता था, बेटी के लिए 10 रुपया का अमूल स्प्रे दूध लेते थे। और उसको जब गैस गैस रखा हुआ था, गैस चूल्हा, उस पर गर्म पानी कर करके उसे पिलाते थे। तो देवर ने बोले थे कि वो गैस पर चूल्हा पर गर्म पानी करते, उस चूल्हे को बंद कर दो, घर में ताला लगा दो, कैसे वो गर्म करेगी। उस समय मुझे बहुत दर्द हुआ था कि देखो एक लोग करे तो करे, पूरा फैमिली ऐसा करता है, हम किस तरह जिंदगी जिए। फिर भी उसे ताजा पानी भर करके उसको अमूल स्प्रे को एक बार, एक पैकेट 2 बार पिलाते थे। और अपने खुद अस्पताल से हमें 200 ORS मिला था। वो 200 ORS फील्ड में नहीं बांट करके हम खुद पी करके 2 महीना ORS पर जिंदा रहे थे। उस समय मुझे बहुत दर्द हुआ था। उस समय लगता था कि ऐसा जीवन साथी मुझे नहीं चाहिए। कौन काम के, जब आज हमें इतना कष्ट दे रहे हैं और ये गलत का साथ देते हैं, तो कौन फर्ज बनता है हमको इस घर में जीने के लिए। एक दिन मैं कड़ा डिसीजन ली, दवा ला करके रखा हुआ था, मैंने एक बोतल पी गई। भगवान जब बचाते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। उस एक बोतल पीने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बोली कि ये क्या करते थे, मुझे खाने के लिए नहीं। मई में जब एक्सीडेंट, मई में मैं लॉकडाउन के पहले मायके चली आई थी कि लोग खाना नहीं देता, हम बच्चे को कैसे पाल सकेंगे। तो मायके चली आई। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद ये लाने गए, बोले कि चलो, मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मेरा बच्चा पला जाएगी उसके बाद हम जाएंगे, खुद अपने पर डिपेंड हो जाएंगे और खुद कमा करके खिलाएंगे। सारे लोग इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जिनके साथ गए भी बोले कि हाँ हम चलते हैं, गए भी। उसके बाद जाने के बाद ये 15 दिन, 5 मई 2020 में ले गए, 5 मई को। और 2020 से 15 तक पार कर गया, 20 पार गए। ये माँ के साथ खा लेते थे, बच्चों को खिला लेते थे और खुद अपने फील्ड में काम करने चले जाते थे। आरसीएम करते थे लेकिन खुद चले जाते थे। और एक बार भी नहीं पूछते थे तुम खाओगी या नहीं, क्योंकि मेरी सास ने गर्दन पकड़ी थी और कसम खिलाई थी कि खाओ कसम अपने बच्चों की, मेरी अनाज आज से तुम खाओगी। उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ था कि आज अनाज के लिए हमको ये लोग कसम खिला रहे हैं। हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां बोले कि जहां जहां तुम जाती हो वहां वहां तुम आग लगा देती हो, तुम्हारे वजह से कुछ भी कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती है। कसम खिलाने के बाद उस दिन कफन बांध लिए थे कि आज के बाद जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस घर का अनाज एक भी नहीं खाऊंगी। और हस्बैंड भी सब आदमी कुछ नहीं बोले। उसके बाद ऐसा ही चलता गया। उसके बाद ये आरसीएम करते रहे, फिर बोले कि आप चाहे तो हमको जिंदा रहना है या मरना है, हम खुद डिसीजन लेंगे। और सिलाई करते गए, उसी तरह से जो पैसा आता था उससे बच्चों को खिलाते थे। और खिलाने के बाद वही मैं ORS पर जिंदा रहते थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये बोले कि चलो तुम्हें अपने डेरा ले देते हैं, वहां पर रहेंगे, दोनों को रहेंगे और वहां पे साथ में काम करेंगे। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिस दिन घर से वापस आए डेरा, उसी दिन इनका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में ही। वहां से निकलते के साथ ही एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद डेरा पर आने के बाद ये 15 दिन बेड रेस्ट में रहे। उस समय ज्यादा इनकम नहीं था, रॉयल्टी जैसी पिन थी लेकिन ज्यादा इनकम नहीं था, किसी तरह से चल रहा था। उसके बाद 15 दिन बेड रेस्ट के बाद वो ठीक हुए। उसके बाद काम करने लगे, थोड़ा थोड़ा करते करते फिर करते रह गए। उसके बाद जैसे ही 1 साल हुआ, दिसंबर दिसंबर 2020 में 30 दिसंबर को मेरी बेटी का पैर टूट गया।
पैर टूटने के बाद वो घर पर नहीं थे और शाम में हम मीटिंग में गए हुए थे और आए तो देखे कि पैर टूटा हुआ है। उसको अस्पताल ले गए, लाने के बाद दूसरे दिन एक्सरे कराया तो उसका दोनों पैर का हड्डी टूट चुका था। वो रात भर ऐसी रोती रही, इलाज करके लाए। दूसरे दिन एक्सरे कराया, उसका पैर टूटा हुआ था। फिर फोन किए कि इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन वो रात में आए, खाना भी खाए, खा पी करके सो गए, भोरे ही निकल गए सुबह में। उसके बाद हम 12 बजे तक खाना बनाए। उसके बाद इसको एक्सरे कराए तो पैर निकला टूटा हुआ। उसके बाद इनको फोन किए तो तुरंत उस दिन हम लोग कोई भी खाना नहीं खाए थे, हम भी नहीं खाए थे, ये भी नहीं खाए थे। उसके बाद वो ले गए वहां पे तो प्लास्टर हुआ। उसके बाद ये फुल टाइम आरसीएम करते थे, दिन भर हम रहते थे, बच्चों को संभालते थे। उस आवर में बच्चों को देखते हुए 1 महीना उसका प्लास्टर रहा। उससे ज्यादा बीमार हम खुद पड़ गए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले तुम बीमार है, तुम बच्चों को देखो, तुम खुद से अपना ध्यान रखो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आरसीएम फुल करते रहे। इसी तरह से मेरा जीवन चलते रहा। आज वही आदमी है, आज वही आदमी है जो एक नजर भी देख रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। और मेरे ग्रेट अपलाइन की वाइफ जो थे, वो आए थे रूम पर कहने कि आप आरसीएम करें। बोले थे कि नहीं, अब मुझे आरसीएम नहीं करना है। आरसीएम ने मुझे बहुत रुलाया है, रुलाते समय रुलाते रुलाते मुझे अर्थी पर चढ़ा दिया। अब हम आरसीएम नहीं करेंगे, मेरे पास आरसीएम का नाम मत लीजिएगा, हम आरसीएम नहीं करेंगे। फिर भी समय बीतता गया, विजन क्लियर हुआ, मीटिंग में लगे, सेमिनार में लगे। इससे सबसे ज्यादा मायने रखता है, सबसे ज्यादा श्रेय जाता है शहाबुद्दीन सर का। मैं चाहूंगी शहाबुद्दीन सर के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। शहाबुद्दीन सर ने एक जिंदगी में बदलाव किए। शहाबुद्दीन सर बोले, मीटिंग में गए, अकेले गए, शहाबुद्दीन सर बोले कि देखो, ये बिजनेस फैमिली का है, यदि फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे तो ये बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यदि वो पहले से ये सपोर्ट दिए हुए रहते तो आज इनको एमराल्ड जैसा पिन नहीं, स्टार रूबी जैसा पिन होता, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं लिए। और शहाबुद्दीन सर, बहुत उन्हें भगवान का दर्जा देता हूँ, बहुत बहुत दिल से उनको नमन करती हूँ कि आज वो हमारे जिंदगी में आए तो ये जिंदगी सफल हुआ। नहीं तो आज किस घाट पे हम रहते, इसका कोई मायने नहीं रखता है। बस यही मेरी ये स्टोरी थी। इसी अपनी वाणी के साथ इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे की ओर नूतन मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।